हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज हम कॉमर्स कक्षा में बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत इजी चैप्टर की, जिसका नेम है बैंकिंग। जो बैंकिंग चैप्टर है इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हम इम्पोर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड होता है। और साथ में इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका रिलेशन आगे जो चैप्टर है एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड उससे भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर बैंकिंग। चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। बैंक से आप क्या समझते हैं? तो इसका देखो, अगर हम सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करें तो हम लिखेंगे बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों की मनी को एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एंड उस पैसे को जिन लोगों को मनी की नीड है उन लोगों को वो लेंडिंग करता है फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। तो ये हमारा कौन है? ये बैंक है। ओके। जो बैंक्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक एंड एक होता है कमर्शियल बैंक। पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की। देखो, कमर्शियल बैंक जो है इसमें वर्ड है कमर्शियल। कमर्शियल में एक हिडन वर्ड है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है व्यापार। मतलब कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो व्यापार करते हैं पैसे का। अब बात आती है कि कैसे व्यापार करते हैं पैसों का। अब देखो, ये व्यापार ऐसे करते हैं कि लोगों के पास कुछ सेविंग होती है, सरप्लस पैसा होता है, तो लोग क्या करते हैं, जो सेविंग है, जो सरप्लस पैसा है, वो बैंकों में जमा करा देते हैं एज अ डिपॉजिट। जो कमर्शियल बैंक है वो लोगों के पैसे को एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है और क्या करता है, उस पर एक नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल रेट से इंटरेस्ट दे देता है। फॉर एग्जांपल, मानो जो डिपॉजिट्स हैं बैंक उस पर 4% इंटरेस्ट दे रहा है। अब बैंक क्या करता है कि जो पैसा आया लोगों का एज अ डिपॉजिट, उस पैसे को वो आइडल नहीं पड़े रहने देता। वो क्या करता है, उस पैसे को आगे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लैंडिंग कर देता है। मानो लैंडिंग करी 12% पे, तो बैंक ने 12% इंटरेस्ट लिया एंड उसमें से 4% जो है डिपॉजिटर को दिया। जो बीच का 8% बच गया वो क्या है, वो कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है। इसको स्प्रेड कहते हैं। ओके। तो ऐसे जो कमर्शियल बैंक है वो मनी का ट्रेड करते हैं। जो कमर्शियल बैंक एग्जांपल्स हैं, आपने देखा है एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे कमर्शियल बैंक हैं। अब हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस की। मनी के प्राइमरी फंक्शंस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वो आता है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का। कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लोगों की मनी को एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लोगों की मनी को 3 वेज में एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अकाउंट डिपॉजिट की। जो करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है ये बेसिकली बिजनेस मैन के लिए होता है। जो बिजनेस पर्सन होते हैं वो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मनी को डिपॉजिट करने की, मनी विड्रॉ करने की कोई लिमिट नहीं होती। जितनी मर्जी बार पैसा जमा कराओ, जितनी मर्जी बार पैसा निकालो, कोई लिमिट नहीं है। इसमें जो है बैंक लेकिन इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन बैंक इस पर चेक फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो स्मॉल स्मॉल सेविंग को प्रमोट करने के लिए ओपन किए जाते हैं। इन अकाउंट्स में मनी डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मनी विड्रॉ करने की लिमिट होती है। बैंक इन डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है जो कि बहुत कम होता है, साथ में बैंक इन पर चेक फैसिलिटीज भी देता है। लास्ट आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। ये वो डिपॉजिट होते हैं जिनमें हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मनी जमा करते हैं एंड स्पेसिफिक टाइम पूरा होने पर ही हम उस मनी को विड्रॉ करते हैं। ओके। बैंक एफडीज़ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, लेकिन इस पर चेक फैसिलिटी नहीं देता। सो जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कम मिलता है और एफडीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। जो करंट अकाउंट होल्डर हैं और जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं उन पर चेक फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, लेकिन एफडीज़ पे चेक फैसिलिटी नहीं होती। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के बाद कमर्शियल बैंक का जो सेकंड प्राइम फंक्शन आता है वो है एडवांसिंग लोन। कमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट आते हैं उन डिपॉजिट्स को वो आइडल नहीं पड़े रहने देता। वो क्या करता है, उसमें से एक पार्ट अपने पास रिजर्व में रखता है और जो बाकी पैसे हैं वो आगे लैंडिंग कर देता है। जो कमर्शियल बैंक लैंडिंग करता है वो 3 टाइप से करता है। इसमें फर्स्ट आता है हमारा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो बोरोअर की सिक्योरिटीज़ के बेस पर एक क्रेडिट लिमिट सेंक्शन कर देता है
और बोरोवर उस क्रेडिट लिमिट में से जितना अमाउंट विड्रॉ करता है बैंक उस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। नेक्स्ट इज डिमांड लोन। डिमांड लोन इज़ ऑल्सो सिक्योर्ड लोन। इसमें कमर्शियल बैंक लोन का जो फुल अमाउंट है वो बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, फुल अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है एंड इस लोन के अमाउंट को वो रिकॉल कर सकता है एनी टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन वो होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सारे पर्सनल लोन आते हैं, ये भी सिक्योर्ड होता है। इसमें भी जो बैंक होता है पूरा लोन का अमाउंट क्रेडिट कर देता है बोरोवर के अकाउंट में, फुल अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नेम है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस का टॉपिक है एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स का आ जाता है एंड आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं इस टॉपिक के। सो इस टॉपिक में देखो हम ऐसे लिखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कमर्शियल बैंक का सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्रेडिट क्रिएट करके ही मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो क्रेडिट क्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड बाय क्रिएटिंग क्रेडिट कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट्स इन मनी सप्लाई। तो देखो जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जिसमें कमर्शियल बैंक अपनी प्राइमरी डिपॉजिट से कई गुना ज़्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट का क्रिएशन करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। बात कर रहे हैं कि कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं, मींस कैसे कमर्शियल बैंक प्राइमरी डिपॉजिट से कई मल्टीपल में सेकेंडरी डिपॉजिट का क्रिएशन करते हैं। इसके लिए हम 2 एजम्पशन लेंगे। हम सबसे पहले लेट करेंगे कि एक पर्सन प्राइमरी डिपॉजिट करता है अपने बैंक में 1000 रुपये का एंड हम LRR को लेट करेंगे 10%। देखो अगर एक पर्सन अपने अकाउंट में 1000 रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट करता है तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस 1000 रुपये का 10% पार्ट अपने पास रिजर्व में रखेगा 100 रुपये एंड 900 रुपये का आगे वो लैंडिंग कर देगा। अब जिसको बैंक लैंडिंग करेगा वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन बोरो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको किसी को पेमेंट करना है। सो बाय यूजिंग चेक वो 900 रुपये आगे किसी को पे कर देगा। तो जिसको पेमेंट करेगा उसके अकाउंट में 900 रुपये आएंगे जो कि सेकेंडरी डिपॉजिट होगा। अब जो सेकेंडरी डिपॉजिट हुआ बैंक में, बैंक क्या करेगा, उसका 10% पार्ट मीन्स 90 रुपये अपने पास रखेगा और जो बाकी 810 है वो किसी और को लैंडिंग कर देगा। अब अगेन यही होगा कि जिसको लैंडिंग करा उस पर्सन ने बोरो क्यों करा, क्योंकि उसको पेमेंट करना है किसी को। सो वो पर्सन 810 रुपये का आगे किसी को पेमेंट कर देगा बाय यूजिंग चेक। तो जिसको पेमेंट करेगा उसके अकाउंट में 810 रुपये आएंगे जो कि सेकेंडरी डिपॉजिट ही कहलाएगा। अब बैंक क्या करेगा, उस 810 का 10% पार्ट 81 रुपये अपने पास रखेगा और जो बाकी पैसा है वो आगे लैंडिंग कर देगा। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा और एंड में हम देखेंगे कि 1000 रुपये के प्राइमरी डिपॉजिट से टोटल 10,000 रुपये का क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा। जब हमने 1000 रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट किया तो 1000 के प्राइमरी डिपॉजिट से इकनॉमी में 10,000 रुपये का टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ। 1000 के प्राइमरी डिपॉजिट से 10,000 का टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ, इसका मतलब 10 टाइम हमारा टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ। ये जो 10 टाइम है इसको हम नेम दे रहे हैं अब क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर वो नंबर है, वो वैल्यू है जिसके मल्टीपल में टोटल डिपॉजिट क्रिएट होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट। ओके, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है इसका फॉर्मूला है 1/LRR। हम ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिट मल्टीप्लायर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ LRR। ओके, सो 1/LRR इसका फॉर्मूला है। हमने LRR लेट किया था 10%, तो अगर हम 1/10% करें तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर का वैल्यू आ गया 10 टाइम। 10 टाइम का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1000 रुपये का प्राइमरी डिपॉजिट करेंगे तो उससे 10 गुना 10,000 रुपये का टोटल डिपॉजिट क्रिएट होगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि बैंक 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ कमर्शियल बैंक एंड सेकंड वन इज़ सेंट्रल बैंक। अब हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक की। सो सेंट्रल बैंक क्या है, देखो सेंट्रल बैंक वो अपेक्स बैंक है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को, सारे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। इंडिया में RBI हमारा सेंट्रल बैंक है। 1934 में RBI एक्ट पास हुआ
1935 से आरबीआई की फंक्शनिंग स्टार्ट हुई एंड 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। ओके, सो इंडिया में जो आरबीआई है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। जो आरबीआई है वो ही सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है इशू ऑफ करेंसी। जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है करेंसी को इशू करने की। 1 रुपये के नोट और कॉइन को छोड़कर जो सारी करेंसी है, जो सारे पेपर नोट है, वो आरबीआई इशू करता है। जो आरबीआई करेंसी इशू करता है वो लीगल टेंडर मनी होती है। जितने रुपए की करेंसी आरबीआई इशू करता है उतने रुपए का गोल्ड के रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई को अपने पास रखने होते हैं। आरबीआई के इसी फंक्शन की वजह से हम अपने सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू भी कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए 3 तरीके से काम करता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए एज एन एजेंट, एज एन बैंकर एंड एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र वर्क करता है। एज अ बैंकर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, गवर्नमेंट्स को लेंडिंग करता है। एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के पब्लिक डेब्ट को मैनेज करने में हेल्प करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ इशू करने में हेल्प करता है। एंड एज एन एडवाइज़र सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो बनाने में हेल्प करता है। सेंट्रल बैंक का जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है वो आता है बैंकर्स बैंक। जो सेंट्रल बैंक है वो अपेक्स बैंक है, जो सारी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। ओके, जैसा रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक के साथ है वैसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ होता है। सो जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो बैंकों का बैंक है। देखो, बैंकर्स बैंक होने के नाते जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो 3 काम करता है कमर्शियल बैंक के लिए। सबसे पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व का मतलब है कि जो डिपॉजिट हम कमर्शियल बैंक में करते हैं उसका एक पार्ट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है इन दी फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, जिसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। तो जो हमारी डिपॉजिट्स हैं उसका एक पार्ट कमर्शियल बैंक कैश रिजर्व रेशो के अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करता है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को अपने पास रखता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। एज अ बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का काम करता है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, जब कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा होता, जब उसको कहीं से बोरिंग नहीं मिल पा रही होती, तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कराता है ताकि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को फुलफ़िल कर पाएँ। तो इसको बोलते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब हम बात करेंगे क्लियरिंग हाउस फंक्शन की। आपने एक बात सुनी होगी कि जब हम एक चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वो चेक क्लियर होने जाता है, तो वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन की बात हम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि देखो, एक बैंक के पास एक दूसरे बैंक का एक चेक आया, मतलब एक बैंक के पास दूसरे बैंक का कोई क्लेम है, तो उस क्लेम को जो सेंट्रल बैंक है वो सेटल करता है। कैसे सेटल करता है? देखो, जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो अपेक्स बैंक है, उसके पास सारे बैंकों के अकाउंट हैं। जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कमर्शियल बैंक के रिज़र्व हैं। तो जब एक बैंक के पास दूसरे बैंक का कोई क्लेम आता है तो उनको सेंट्रल बैंक एक सिंपल डेबिट क्रेडिट एंट्री करके सेटल कर देता है। इसको बोलते हैं हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन। बात करेंगे लास्ट फंक्शन की सेंट्रल बैंक के, जो कि है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। जो आरबीआई होता है वो इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे कुछ पॉलिसीज़ बनाता है, कुछ टूल्स अपनाता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। जैसे हमारी इकोनॉमी में मानो एक्सेस डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वो कुछ टूल्स अपनाता है। उन टूल्स को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। उन मॉनेटरी पॉलिसी से वो क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने का ट्राई करता है। तो ऐसे जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का काम करता है। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं उन टूल्स की जिनको सेंट्रल बैंक यूज़ करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। मतलब हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की। इन टूल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक रेट एंड रेपो रेट की।
देखो बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लैंडिंग करता है। एंड रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग करता है। मतलब अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार लेगा तो सेंट्रल बैंक बैंक रेट चार्ज करेगा, और अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग कर रहा है तो जो रेट चार्ज करेगा सेंट्रल बैंक वो होगा हमारा रेपो रेट। और एक आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट का रेट है जो कमर्शियल बैंक पब्लिक पे चार्ज करता है। मींस जब हम कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं तो जो कमर्शियल बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें लैंडिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स रेपो रेट। देखो रिवर्स रेपो रेट क्या है? जो कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास पड़े हैं उन डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात करेंगे मोराल सुएशन की। देखो मोराल सुएशन में क्या होता है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज करता है क्रेडिट को एक्सपेंड करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो अपेक्स बैंक है, तो वो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उनको गाइड करता है कि आपको उधार नहीं देना या उधार ज़्यादा देना है एज़ पर द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो की। देखो जो हम टोटल डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक क्या करता है उसका एक पार्ट कैश रिजर्व में सेंट्रल बैंक के पास रखता है। तो जिस रेशियो के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का पार्ट कैश रिजर्व में रखता है सेंट्रल बैंक के पास, उस रेशियो को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फिर आता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो हमने डिपॉजिट किया उसका एक पार्ट कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट। तो जिस रेशियो के अकॉर्डिंग उसने अपने पास लिक्विड असेट्स में टोटल डिपॉजिट का पार्ट रखा उसको बोलते हैं हम स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जब हमने लोन के लिए अप्लाई करा तो हमने सिक्योरिटी का वैल्यू रखा, और जो हमें लोन मिला तो जो हमें लोन का अमाउंट मिला और जो हमने सिक्योरिटी रखी उसके बीच का जो डिफरेंस है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख की सिक्योरिटी रखी और हमें 60,000 का लोन मिला, तो 1 लाख और 60,000 का डिफरेंस है 40,000, मीन्स 40% जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स की, जिसमें पहला पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। देखो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल वो पॉलिसी होती है जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स पर पड़ता है। मतलब इस पॉलिसी से इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स के लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। सेकंड आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ये वो पॉलिसी होती है जिसका जो इम्पैक्ट है सारे सेक्टर्स पे नहीं पड़ता, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर पे पड़ता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। देखो डिमांड डिपॉजिट मतलब मांग जमाए, ये वो डिपॉजिट होते हैं जिनको हम बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जो चेकेबल है वो हमारी डिमांड डिपॉजिट है। एंड टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, ये नॉन चेकेबल डिपॉजिट होते हैं। चैप्टर में लास्ट टॉपिक आता है चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी। देखो नाम से पता चल रहा है चीप मनी पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें बैंक जो है इंटरेस्ट रेट्स कम कर देते हैं ताकि इकोनॉमी में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। तो जब सस्ते ब्याज दर पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक लोन देते हैं, लोन की क्वांटिटी को बढ़ाने का ट्राई करते हैं, तो वो चीप मनी पॉलिसी है। डियर मनी पॉलिसी इसका अपोजिट है, जिसमें वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं जिससे जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है चीप मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को गिवन मेरी मेल आईडी पर मेरे को मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।